Good evening, students, and welcome to the class of Political Science for Senior Secondary Sections. Today, we are going to talk about Module 1, Chapter 1. The Module 1 in your books is of Individual and State, and the chapter which we are going to talk about today is Meaning and Scope of Political Science. Now, as we all know that we have been studying political science as a part of social studies in the form of civics since class 6th, but in the senior secondary sections, we will go deeper into understanding the meaning of the word politics, political theory, and political science, that why this word science has been added to this concept. Now, first of all, let us talk about what is politics. Politics in theory, what we study, is कैन बी डिपिक्टेड एज पब्लिक सर्विस। जैसे हमारे नेता लोग कहते हैं कि हम जन सेवा कर रहे हैं, तो जब हम जन सेवा की बात करते हैं हम कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्या ये पॉलिटिक्स करने का मतलब है कि जब हम अपनी जनता की सेवा करने जा रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स है। कुछ लोगों का लेकिन ये मानना है इट इज मैनिपुलेशन एंड इंट्रीग अंडरटेकिंग टू परस्यू एम्बिशंस, मतलब जो ऑलरेडी हमारी पॉलिसीज है उनको मैनिपुलेट करना, उन्हें अलग ढंग से समझाना ताकि लोग हमें समर्थन दे सके, सो दैट पीपल कैन जॉइन अस एंड टू सेटिस्फाई द वांट्स। नाउ हियर द वर्ड वांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वांट्स शब्द का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के अलग वांट्स है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अलग वांट्स है। नीड्स वर्ड का यूसेज हम यहाँ पर इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम नीड्स वर्ड को ले आते हैं तब वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। वांट जस्टिफाइड हो भी सकती है, नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहती हूँ मेरी इच्छा कर रही है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, इच्छा करना जस्टिफाइड नहीं है, वो मेरी इच्छा है। इट इज समथिंग हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल। जरूरी नहीं है कि कल मेरे पास उतना पैसा आएगा, लेकिन नीड जब हम कहते हैं मतलब वो मेरी जरूरत है कि अगर नहीं मिली तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, कपड़ा और मकान मेरी जरूरत है, नीड है, वांट नहीं है, इच्छा नहीं है। ठीक है। थर्ड इज द फ्यू थिंग दैट पॉलिटिक्स इज अ वर्क विच पॉलिटिशियंस डू। हम कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ सिटीजन्स का, कुछ आम लोगों का ये मानना है कि जो कुछ भी मंत्रीगण इस देश में करता है वो पॉलिटिक्स है। ऐसा हम डेफिनेशंस के हिसाब से देखते हैं। चौथी चीज जो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, इट इज परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जो हम आम भाषा में कहते हैं कि हर कोई अपना मतलब पूरा कर रहा है और उसे पूरा करने के लिए वो जो भी दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहा है, बाय हुक एंड बाय क्रुक he is trying to get his wants fulfilled, interests fulfilled, needs fulfilled, वो पॉलिटिक्स है। लेकिन रियलिटी में पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स सिर्फ वांट्स नहीं है। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल। यहाँ पर जस्ट एंड डिजायरेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी समाज में हो रहा है, चाहे वो हम लोग एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कर रहे हैं या हमारी सरकार एज द गवर्नमेंट कर रही है, इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इन फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, इन फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग द रिसोर्सेज टू द सिटीजन्स and in different ways, it is politics. It is not only related to the negative aspects. Second, it involves what governments do and how they relate to the aspirations of the citizens. यूपी में रहने वालों की एस्पिरेशंस अलग हैं, यूपी के लोगों की एस्पिरेशन सरकार को लेके अलग है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंसान रहता है तो उसकी एस्पिरेशंस क्या है कि एग्रीकल्चरल स्टेट है, हमारे को एग्रीकल्चर के लिए पूरा रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, हमारी यूनिटी आनी चाहिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर महाराष्ट्र में चले जाए तो उनकी नीड्स अलग है, कोस्टल एरिया, ट्रेड कॉमर्स ज़्यादा है, वो कहेंगे टैक्सेस कम होने लगने चाहिए, कमोडिटीज़ को कोस्टल एरिया से न्यू मार्केट तक ले जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, अच्छी रोड्स होनी चाहिए। कश्मीर में चले जाएं तो कहेंगे इंटरनल जो इंसर्जेंसी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे लॉज बनने चाहिए। सो वॉट एवर द गवर्नमेंट डू एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि उस वक्त उस जगह पे लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या एस्पिरेशंस है सरकार से, वो भी पॉलिटिक्स है। तीसरी चीज, इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग।
कैंपेन्स करना, प्रोटेस्ट करना, राइट्स करना, मीडिया के थ्रू अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, साइलेंट मार्चेस करना, डिबेट्स करना, पोलिंग करना, ये सब पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, और पीपल्स पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसी पार्टिसिपेशन के बेसिस पर हमारी सरकार आगे काम करती है। चौथी चीज, इट इज द कलेक्टिव एक्टिविटीज विच प्रमोट सोशल डेवलपमेंट। कलेक्टिव है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ हम लोग हैं, दो आप कह सकते हो कि एक रेल की पटरी के दो लाइंस है, साथ साथ ही चलेंगी, साथ साथ चलेंगी तो ही डेवलपमेंट होगा, साथ साथ नहीं चलेंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इन रियलिटी इसमें चार चीजें आती हैं कि इट इज हाउ द सोसाइटी डेवलप्स, it is what the government do for the society, it is how we as the citizens help in decision making, and fourth, it is to social development. Now then, what is political theory? साइंस पे तो तब आएंगे ना जब पहले थ्योरी हमारे पास होनी चाहिए। साइंस क्या है? साइंस है एक्सपेरिमेंट करना, साइंस है फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना, साइंस है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, साइंस है कि हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उनको उनकी वैलिडिटी चेक करना। मतलब in short, science is putting whatever is written into practical aspect when we shift the words into actions. उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरीज आर दोस आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। हमेशा याद रखिएगा, प्रियम्बल जो है हमारे देश का वो हमारे आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स है, एंड उसी के बेसिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हो तो प्रियम्बल पढ़ लीजिए। तो वो जो आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स है वो लिखित तौर पे जो लिखे गए हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी। देन इट क्लैरिफाइज द मीनिंग। लिबर्टी शब्द के, फ्रेटर्निटी शब्द के, इक्वालिटी शब्द के, सोशल जस्टिस के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, पर इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन समाज के हिसाब से उसका क्या मीनिंग है वो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी हमें समझाती है। आप सबने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है क्या कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अडॉप्ट करा, यूएसए से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, लेकिन हमने उसे एज इट इज कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने उसे मोल्ड किया एज पर द इंडियन सोसाइटी। तो वो जो समझाने के लिए मोल्ड करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, दैट इज आवर पॉलिटिकल थ्योरी। देन इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स। हमने यही क्यों लिए? हमारे दुनिया में 300 से ज्यादा कंट्रीज हैं, फिर हमने कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के ही कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों लिया? हमने सारी जगह से क्यों नहीं ले लिया? या हमने कुछ सिलेक्टिव प्रिंसिपल्स ही क्यों अडॉप्ट करे? ये सब भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी समझाती है। एंड फोर्थ, इट इज डायनेमिक इन नेचर। जो रूल्स, जो आइडियल्स, जो प्रिंसिपल्स, जो लॉज तब बने थे 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसने डालना शुरू करा था, 1950 से हमने उसे एनफोर्स कर दिया, उसमें और अब में बहुत फर्क है। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, सब आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, शेड्यूल्स में चेंजेस आए हैं। क्यों आए हैं? बिकॉज द पॉलिटिकल थ्योरी इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो सारी चीजें, आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हर एक बात प्रिंसिपल्स हैं, इनमें जब बदलाव आता है और इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली वी प्रैक्टिस देम इन आवर लाइव्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉलिटिकल साइंस। And how do we practice it? It is in the form of a state. Now here, the state word is not connected to a particular state like Uttar Pradesh, Maharashtra, Bhopal, Madhya Pradesh, Sikkim. Here the word state means the entire country. जब भी आप political science पढ़ते हैं, the word state is directly connected to the nation. So please confuse नहीं होंगे यहाँ पर. The word state is the entire nation. So as per Gardner, it seems that politics begins and ends with the state. So whatever happens in the state, be it the participation of the people, be it the talking about the government policies, be it the decision making process, be it the laws, principles being enforced and practiced, everything that happens in a country or in a state, it is politics.
गेटल सेज दैट इट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गेटल का ये मानना है कि जो भी पॉलिसीज, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स हमने पहले फॉलो करे, आज फॉलो कर रहे हैं, और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले टाइम में, वो सब पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो डेफिनेशन है वो भी इवॉल्व हुई है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज हमने पहले बनाई थी उनका इम्पैक्ट हमारे आज पर पड़ा, और जो पॉलिसीज हम आज बना रहे हैं उनका इम्पैक्ट हमारे आने वाले कल पर पड़ेगा। सो इट इज इंटरकनेक्टेड। Then Lasky says, and please remember this name because Lasky is one of the very common and very known political philosopher. Politics concerns itself with the life of men and women in relation to an organized state. Organized state यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट तो उस जगह को या नेशन तो उस जगह को भी कह देते हैं जहां कुछ लोग जुड़कर एक कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से या लैंग्वेज इम्पैक्ट की वजह से या रीजनल इम्पैक्ट की वजह से साथ रहने लगते हैं। लेकिन हम ऑर्गेनाइज स्टेट उसे कहते हैं जहां पर उसके खुद के गवर्नमेंट होती है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। So based on above all three definitions which have evolved over a period of time, we can say that politics is all about what happens in a state and how it functions in past, present and future. Now let's try and understand the change in meaning of political science. Politics word has been taken from the Greek word polis, which means city and state. So whenever we are going to talk about politics or political science or theory, we need to remember that we will only focus on the working of the government or the state. Now in earlier times, when we were talking about the word polis, it was only connected to the word city and state. यहाँ पर बच्चों आप ये समझिएगा कि जब हम सिटी एंड स्टेट की बात करें, यहाँ पे वर्ड हमने सिटी इसलिए लगाया क्योंकि उस काल में जब हम रोमन्स की बात करें, हम 17th, 18th, 16th सेंचुरी की बात करें, लोग एक साथ एकजुट में रहते थे और उस जगह को वो एक सिटी या स्टेट कहते थे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी या दायरा था वो बहुत ही सिमटा हुआ था, बहुत ही छोटा था, सिर्फ उसी एरिया से रिलेटेड था जहां वो लोग एक साथ रह रहे हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाजवेल ने कहा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द सिटी एंड स्टेट, इट इज अबाउट द शेयरिंग ऑफ पावर विद इन दैट सिटी एंड स्टेट। सिटी एंड स्टेट में रहने के लिए आपको एक राजा की जरूरत है या एक लीडर की जरूरत है। वो लीडर डिसाइड करेगा कि आपकी जो सारी रिसोर्सेज हैं वो कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सोशल डेवलपमेंट होगा। And with the change in society, with the change in this federal structure, with the change in unification, with the change in fights for power, gradually we started developing a platform, an area, an authority which can control the people so that there is no social injustice, so that equality can be maintained, so that liberty can be given to people. And keeping that in mind, Kaplan said that it is the study of power and state in all aspects, that how power will be equally distributed among some people who will control the citizens or the natives of that particular state. And gradually, when we shifted to the final term of calling it as political science, because we will and we are judging and evaluating and analyzing the facts, the numbers, whatever result we get from the policy making system. ये आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हो। हम हिंदुस्तान में रहते हुए सरकार चुनते हैं, 5 साल तक हम उस सरकार को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं लगता तो हम अगले साल उसे बदल देते हैं विद द हेल्प ऑफ वोटिंग प्रोसेस। सो पॉलिटिकल साइंस डील्स विद फैक्ट्स एंड इश्यूज। अगर हमारे को लगता है कि सोशल इंसर्जेंसीज बढ़ रही हैं, इनजस्टिस बढ़ रहा है, वुमेन सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हैं, चाइल्ड सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए फिर हम डिसीजन मेकिंग के लिए राइट्स करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, डिबेट्स करने लगते हैं। And based on those inputs, the government is bound to change the decisions.
bound to change the policies which are existing, bound to make new provisions so that the situation can be controlled. And this is what political science teaches us. Now, how the discipline of political science has evolved over a period of time. In the time of ancient Greeks, it was all about ethics. Now, ethics का मतलब होता है बेटा, in simple terms, moral values. कि जो कुछ भी आप समाज में रहकर कर रहे हैं वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब मॉरली करेक्ट होना चाहिए, गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट, कि जो मैं कर रहा हूँ अगर उससे लोगों का भला हो रहा है तो वो ठीक है, अगर लोगों का भला नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है। ऐसे हमारा समाज आगे बढ़ना शुरू हुआ। जब तक रोमन्स आए उन्होंने उसको थोड़ा लीगल कर दिया। लीगल कैसे? कि अगर गलत करेंगे तो सजा मिल सकती है, अगर गलत करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ एक्शंस ले सकती है। तो अब वो मॉरली से निकलकर लीगल में आ गए। मॉरल में क्या है? गलत नहीं करा पाप मिलेगा, पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। रोमन्स का ये कहना था गलत होगा तो सरकार के पास पावर है, वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। मिडिल एजेस तक आते आते क्लर्जिकल हो गया, मतलब चर्चेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी क्योंकि चर्चेस के पास उस वक्त पावर थी। देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट बिकेम बिहेवियरल, मतलब लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनके ऊपर स्टडीज करी गई, किस सोशल चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और उन सारे सर्वेस को ध्यान में रखकर लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाई, जहां पर आप फिर बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, सोशलिस्ट सोसाइटी आई, लिबरल्स आए, रिफॉर्मिस्ट्स आए, प्रोटेस्टेंट्स आए, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए वर्ल्ड वाइड एरिया में, एंड दैट ऑल लेड टू चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से वैल्यूज की तरफ हम फिर से शिफ्ट हुए, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज का मतलब क्या था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप पावर में होके समाज को इक्वली नहीं लेकर चल पा रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब आपकी वैल्यूज ठीक नहीं है, क्योंकि हमें इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनानी है या हमें इक्वल सोसाइटी बनानी है। एंड द लास्ट इज कार्ल मार्क्स, जिनका ये कहना था कि हैव्स और हैव नॉट्स के तरफ हमारे को देखना चाहिए। हैव्स वो है बच्चों जिनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, और हैव नॉट्स वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो हैव्स और हैव नॉट्स है उनके बीच में बैलेंस हमें बनाना चाहिए। एंड ऐसे हम पॉलिटिकल साइंस को का जो डिसिप्लिन है उसे हमने इवॉल्व होते देखा है कि हम फाइनली मटीरियलिस्टिक हो गए, फाइनली हम रिसोर्सेज की तरफ चले गए, हम मॉरल एथिक्स से निकलकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात करने लगे और डायनामिक हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डेफिनेशंस चेंज होती रही, जैसे जैसे हमारी एस्पिरेशंस चेंज होती रही, हमारा जो स्टडी था, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट था वो भी बदलता चला गया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट? रोल ऑफ स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, but we need to understand that we cannot call a state till the time it has these 4 elements. इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेशन हम किसी भी जगह को कह सकते हैं जहाँ पे कल्चरली कनेक्टेड, सोशली कनेक्टेड लोग एक साथ एक लैंड पर रह रहे हैं, लेकिन स्टेट के लिए हमें ये 4 चीजें जरूरी हैं, दैट इज पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। Now there are 2 types of states. One is liberal state and one is a welfare state. Welfare state, as the name suggests, is about the entire welfare of the society, and liberal state is which focus on the liberty of the citizens of the country or the individualistic approach. It says that state is a necessary evil. लिबरल्स का ये मानना है कि स्टेट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका साथ के साथ ये भी मानना है कि जो हमारी स्टेट है उसकी इंटरफेरेंस हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ही कम होनी चाहिए। उसको सिर्फ उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जितना देश को चलाने के काम आए, बाकी चीजों में स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्ररी टू दैट, वेलफेयर स्टेट का ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेवल्स में सरकार को काम करना चाहिए, और हर जगह एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मतलब जहाँ पे लोग और सरकार साथ साथ काम करें।
सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जो भी सिटीजन्स काम करेंगे चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सरकार पर पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी है तो दोनों केसेस में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटीजन्स पे पड़ेगा। सो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। Now government gives special rights to the citizens and the citizens are bound to follow certain duties. सरकार हमें कुछ अधिकार देती है हमारी डेवलपमेंट के लिए और सरकार की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी जो ड्यूटीज है उनको ठीक से फॉलो करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जैसा कि हमने पहले भी कहा। Now there are three types of rights which the government has provided us. One is the civil right, second is the political right and third is the social right. यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इन्हें फंडामेंटल राइट से कंफ्यूज नहीं करिएगा। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन जो हमारी बेसिक राइट्स है, जो राइट्स हमें फॉलो करनी चाहिए, वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। सिविल राइट्स मीन्स विच द राइट्स विच वी हैव टू फॉलो एज एन इंडिविजुअल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज भी आ गई, दैट यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स, by being obedient to the law, by being a vigilant citizen, कि आप अपने देश के हर काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, दिस इज योर सिविल राइट। पॉलिटिकल राइट एज द टर्म सजेस्ट, मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो स्टेट से कनेक्टेड है, तो पॉलिटिकल राइट्स में आपके आ जाती है बेटा राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। देन सोशल राइट्स में आ जाती है बेटा आपकी इकोनॉमिक राइट्स, वेलफेयर राइट्स, राइट टू लाइफ एज इट इज प्रिवेलिंग इन द कंट्री। Now what are the duties? Duties are in various forms. First is economic duty, that is you have to pay the taxes of the country. Second is your legal, to abide by all the laws which are being made. Third is your environmental, जिसके अंदर हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। एक अकेला इंसान पूरे समाज में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन अगर हम सब गंदगी को भगाने की कोशिश करें, अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें तो हम एक बदलाव ला सकते हैं। सोशल ड्यूटी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं तो कूड़ा ना फेंकें। अगर आप किसी हेरिटेज मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं तो कंपास से या लकड़ी से वहां पर उसकी दीवारों को खराब ना करें। या अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो फूल ना तोड़ें, ये आपकी सोशल ड्यूटी है। देन कल्चरल के लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका सम्मान करें। किसी को भी किसी की अलग लैंग्वेज होने की वजह से, कास्ट होने की वजह से, कल्चर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें। देन व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज द टर्म which has been taken from the word liber. It means absence of all constraints. And it means reasonable constraints also. So in liberty we have 2 types of concepts, that is negative liberty and positive liberty. Negative liberty का मतलब है कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई constraints है ही नहीं। उससे क्या होगा, हम नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमने कोई भी रोक टोक नहीं लगाई तो समाज का नुकसान ही होगा। हर कोई अपने मन की करेगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। लास्की का कहना है नहीं, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों कि रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि आपको लिबर्टी है किसी भी चीज को करने की। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू मूव फ्रीली इन एनीवेयर इन द कंट्री है। लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तब है जब आप दूसरे के धर्म को कुछ उल्टा सीधा ना कहें। राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री तब है
जब आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर कोई नुकसान ना करें, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही को एजुकेशन का हक है और किसी और कास्ट या कम्युनिटी को एजुकेशन का हक नहीं है। तो रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है बेटा कि आपकी लिबर्टी तब तक आपको दी जाएगी जब तक आप उससे दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। So, and to achieve it, to achieve that kind of a liberty, the positive liberty, we talk about two actions, that is your self-regarding actions and other regarding actions. Self-regarding actions का मतलब क्या है कि मैंने कोई एक्शन लिया और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गलत तरीके से गाड़ी चला रही थी, मेरे से गाड़ी लगी और गाड़ी का नुकसान हो गया, तो मेरा नुकसान हुआ, तो इट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। जो भी मैं कर रही हूँ उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझ पर पड़ रहा है। अदर रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब ये है बच्चों कि जो भी मैंने करा उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है या किसी और पर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हैं, आपने क्लास में किसी टीचर को गलत कह दिया, उसका मजाक उड़ाया या कोई कमेंट पास किया, उसकी वजह से पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया। अब मजाक उड़ाया एक बच्चे ने, सस्पेंड हो गई पूरी क्लास। सो दैट इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस दैट यू आर नॉट अफेक्टिंग ओनली यू बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पीपल हु आर नियर यू। Then how the liberty is safeguarded? There are 5 ways how the liberty is safeguarded. That is declaration of rights, जो हमें fundamental rights मिली है। Impartial judiciary. We always say that the judiciary never discriminates on the basis of anything. Decentralization of powers, जो आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि that Indian powers are divided into 3 categories, that is central government, state government and local government. Then rule of law. Rule of law का मतलब होता है बेटा that there is one supreme law in the country. For example, in India, the Supreme Court of India and the Constitution is the highest authority in the law. So अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे देश पर है, उसे हर किसी को फॉलो करना है, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। एंड अ वेल निट पार्टी सिस्टम, जो हम हमारे यहाँ देखते हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपस में जुड़कर काम कर रही हैं और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लेकर आई हैं। हर तरह के सोशल जो डिस्पैरिटीज हैं उन सबको रिप्रेजेंटेशन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया है। देन व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज और हर ड्यू। नाउ व्हाट इज हिज और हर ड्यू मींस जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको दिया गया है, not what you want but what you deserve. यहाँ पर आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोपोर्शनेट जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोपोर्शनेट जस्टिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब एग्जाम में बैठते हैं, आप अपनी क्लास में गए, आपके एग्जाम्स चल रहे थे, सेम क्वेश्चन पेपर आया, पर 15 बच्चों में से 10 के आए 9 नंबर, 2 के आए 15 में से 15, 2 के आए 11, 2 के आए 5, और ऐसे सबके अलग अलग नंबर आए। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस हुआ। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको नंबर दिए गए। सबको 0 दे देते या सबको 15 दे देते तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब है बेटा कि आपकी जो डिफरेंसेस है, जितना आपको मिलना चाहिए उसके हिसाब से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से अगर आपको नौकरियां दी जाती हैं, उसके हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाती हैं। Another thing is that distributive justice can be declared or can be practiced on basis of 2 things, that is notion of merit and notion of need and equality. Now what is notion of merit? Notion of merit is when a social position and wealth must be on the basis of merit, equality of opportunities. मतलब कि जो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है वो आपके मेरिट के बेसिस पे, आपकी जो हुनर है, आपकी जो कामयाबी है, या आप कह लो आपकी जो क्वालिटी है, उसके बेसिस पर आपको जो पोजीशन सोसाइटी में दी गई है।
ठीक है, आपको इक्वालिटी दी गई अपॉर्चुनिटी की। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, एसएससी की प्रिपरेशन करना, एसएसबी की प्रिपरेशन करना, लाखों लोग उन एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं, लाखों लोगों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, बट उन लाखों में से कुछ 100 कुछ हजार लोग ही होते हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलती है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, बट वी आर हैप्पी विद इट। हैप्पी व्हाई? बिकॉज वी आर नो दैट जस्टिस इज बीइंग डन। जिसने ज्यादा मेहनत करी उसको वो पोजीशन मिल गई। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू दिस what social justice. How? In the form of two ways. In the form of making a chain that the government will supply it to the lower sections of the society, then from the lower section of the society it will go to the other sections of the society. For example, resources की अगर हम बात करें तो सरकार resources मार्केट तक पहुंचाएगी और मार्केट से फिर वो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। Then notion of need and equality. Notion of need and equality means good position should be allocated on the basis of person's need. मतलब जो आपकी ज़रूरत है। मतलब कि अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आपकी नीड्स डिफरेंट होंगी, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपकी नीड्स डिफरेंट होंगी, अगर आप टीचर हैं तो आपकी नीड्स डिफरेंट होंगी, और हर किसी की समाज में नीड जो है वो डिफरेंट है। तो उस नीड के हिसाब से सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि वो सप्लाईज दे, रिसोर्सेज दे, फाइनेंस दे, पॉलिसी बनाए। फॉर एग्जाम्पल, और अगर आसानी से आपको समझना है तो अगर मैं किसान हूँ तो मेरी नीड्स क्या है? बीज अच्छे मिल जाए, पानी लगातार मिलता रहे और मशीनरी हमारे पास हो ताकि हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हैं उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अगर मैं आईटी सेक्टर में काम कर रही हूँ या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ तो मेरी नीड्स क्या होंगी कि वर्क प्लेस अच्छा हो, सिक्योरिटी हो, जॉब अच्छी हो, परमानेंसी हो जॉब में। तो उस नीड के हिसाब से वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होगी। एंड व्हेन वी डू ऑल दीज थिंग्स we can only achieve them by making a welfare state. Welfare state means overall development of the society, and through market. Market here means those people, those agencies, those organizations which are now going to further distribute the resources to the common people. Now, equality of opportunities means absence of privileges, that is nobody is having any special privilege. कोई टाइटल्स नहीं है जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में होते थे, किसी को कोई स्पेशल रिगार्ड्स नहीं देने हैं, कोई राजा नहीं है, कोई जमींदार नहीं है। अगर आप किसान हो तो जमीन आपकी है, आपको किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि जो पब्लिक एरियाज है, पब्लिक पोजीशंस है, मतलब सरकार की तरफ से जो ओपन छोड़ी गई, उनमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई उस मेरिट के लिए खड़ा हो सकता है और अपनी काबिलियत के हिसाब से उन्हें अवेल कर सकता है। देन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। Equality, liberty and justice are like three things which make a complete triangle, और तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? कि अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो जस्टिस नहीं मिलेगा, और अगर लिबर्टी नहीं होगी तो इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं। इसको ऐसे समझिए, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बने हैं। अगर हमें उन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को फॉलो करने की लिबर्टी ना दी गई हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें फॉलो करेंगे। अगर हम बिल्कुल ही कंस्ट्रेंट्स हटा दें, जिसका मन है करो, जिसका मन है नहीं करो, तो क्या होगा? इक्वालिटी नहीं रहेगी। पता चला 100 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 1 करोड़ फॉलो कर रहे हैं, बाकी 99 करोड़ जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहे। सोशल अनरेस्ट हो गया। सोशल अनरेस्ट हो गया तो इक्वालिटी खत्म हो गई, और इक्वालिटी खत्म हो गई तो जस्टिस कहाँ रहा?
So to achieve a welfare state, equality, liberty and justice has to work together. We have to form an egalitarian state, a welfare state. And how we can achieve it? Equal treatments for equals. हर किसी के साथ equal treatment करना जरूरी है. Equal treatment का मतलब, अगर मैं किसी नौकरी में जा रही हूँ, किसी नौकरी को कर रही हूँ और मेरे साथ 4 लोग और उस नौकरी को कर रहे हैं, तो मेरे को अगर 50 रुपए दिन के मिलते हैं तो उन बाकी 4 को भी 50 रुपए दिन के मिलते हैं. अगर मैं किसी पब्लिक एरिया में जा रही हूँ और वहाँ 10 रुपए का टिकट है, मान लीजिए मैं रेड फोर्ट देखने गई, मैं वहाँ पे 10 रुपए का टिकट मेरे लिए है, तो चाहे कितने भी लोग हों जो भारतीय हैं, उनके लिए भी 10 रुपए का टिकट होना चाहिए. So equal treatment for equals means that you are treating everybody equally. You are not discriminating on basis of caste, creed, language, region, religion, section, community, etc. Other is proportionate justice. जैसे मैंने पहले भी बात करी आपसे कि जिसको जितना मिलना चाहिए उसको सरकार दे. एग्रीकल्चरल सोसाइटी को एग्रीकल्चरल सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से दे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इंडस्ट्रीज के हिसाब से दे, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के हिसाब की पॉलिसीज बनाए, वर्किंग क्लास के लिए वर्किंग क्लास के हिसाब की पॉलिसीज बनाए और फाइनेंसेस दे, बट जिसको जितना मिलना चाहिए वो उसे मिले. एंड द थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए बच्चों कि स्पेशल नीड्स का मतलब ये है कि दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच नीड स्पेशल अटेंशन. And they include either the people those who have not been able to get any resources at all, वो अपनी डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए, या people those who are physically and mentally challenged, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है और they are different from each other, or the people those who are socially challenged. Now socially challenged here means ऐसे लोग जिन्हें समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द एससीज, द एसटीज एंड द ओबीसीज. सो उन केसेस में अगर हम उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि उनकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, तो हम इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को एक साथ लाके इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. So in this chapter we mainly talked about what is politics. That politics is all about how we practice the government, how we practice as a citizen of the country, how we participate in the decision making process, how the decision making is affected with the change in the society and how dynamic this concept is. तो पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि अपने फायदे के लिए कौन क्या पॉलिसीज बना रहा है, अपने फायदे के लिए कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार की क्या नीतियां बन रही हैं उससे सिर्फ उनको फायदा हो रहा है. पॉलिटिक्स इन रियल टाइम मीन्स दैट वी आर एबल टू पुट एवरीथिंग टुगेदर. That is the government, the citizens and the society. Individually एक एक citizen भी, समाज भी और सरकार भी. फिर जब हम बात करते हैं political theory की, political theory is the written ideals, principles, objectives of the constitution. Even those principles which are varied, बहुत डिफरेंट है, जिसमें हम बात कर सकते हैं बच्चों डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, जिसमें हम बात कर सकते हैं कैपिटलिस्ट की, जिसमें हम बात करते हैं सोशलिज्म की, जिसमें हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, लिबरलिज्म की. ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे हर प्रिंसिपल अपने से अलग है. तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को हम आज के समाज के हिसाब से कैसे एक नए स्ट्रक्चर में ढालते हैं ताकि हमारे जो सिटीजन
उनकी नीड्स को हम पूरा कर सकें। और जब हम उन्हें लिखित तौर पर लिख देते हैं, एज सिंपल एज दैट, चाहे हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें, चाहे हम उन्हें अलग से किसी आर्टिकल में डालें, या हम उसे किसी फॉर्म में पब्लिक अनाउंसमेंट के फॉर्म में डाल दें, इन सबको हम सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर कह सकते हैं कि सब कुछ लिखित है, पेन एंड पेपर फॉर्म में। साइंस में ये कब कन्वर्ट होता है? साइंस में ये तब कन्वर्ट होता है जब हम इसे प्रैक्टिस में ले आते हैं। सरकार पॉलिसी बनाती है हमारे लिए, समाज में बदलाव आता है, हम लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं ताकि सरकार और हमारे बीच का रिलेशनशिप ठीक रहे। और जब उस पॉलिसीज के आधार पे हम अपने रिएक्शंस देते हैं, लेट्स गो बैक टू 1950s। 1950s में हमारी प्लानिंग कमीशन आई। 1951-52 में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया। उसके बाद उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट करी थी। सेकंड लेकर आए, तब भी ग्रोथ नहीं हुई। थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, और आता ही जा रहा है। सरकार पॉलिसीज बना रही है, लेकिन उसके बीच में लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहा कि जहां पर उन्हें लगा कि पॉलिसीज अच्छी नहीं बनी है, वहां राइट्स हुए, सोशल इंसर्जेंसीज आई, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे गए, सरकारें आई और बदली गई। आप रिसेंटली देख सकते हैं अपने आसपास जो पॉलिटिकल अक्रेंसेस होते हैं, टीवी में कितनी बार हम देखने को मिलता है। आज वहां पर दंगे हो गए, आज इंडिया गेट पे लोग प्रोटेस्ट करने बैठ गए, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए, चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। तो ये सब जो है ये पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है कि जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हम उन्हें एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि हम अपने एक वेलफेयर स्टेट डेवलप कर सकें। अब कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ फिलोसोफर्स के हिसाब से पॉलिटिक्स क्या थी कि सिर्फ नेशन और स्टेट के आजू बाजू घूम रही थी। मतलब एक सिटी से हम पावर शेयरिंग पर चले गए कि कुछ लोगों के हाथ में पावर है, उस पावर शेयरिंग से हम पावर प्ले पर चले गए और अथॉरिटेटिव की बात करने लगे कि पहले तो एक छोटे सा कस्बा था, एक छोटे से जगह में कुछ लोग रहते थे, आपस में मिलजुल के रह लेते थे। फिर उन्होंने 4-5 लोगों को वो पावर दी और उनसे कहा बाद से आप हमारे लीडर हो, ये सिटीज चलाओ। फिर बाद में कहा नहीं, इनको और पावर दो ताकि ये एक पूरा चैनल क्रिएट कर सके। And eventually, when we talked about the city and nation and state concept in political science, we said it is not only about who is ruling over who, it is also about the participation of the other section of the society also. Now, a state can only be called a state after giving 4 aspects or fulfilling 4 aspects, that is people, territory, government and sovereignty. इसको समझ लीजिए बच्चों कि पीपल का मतलब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, लोगों के बिना कोई भी जगह किसी काम की नहीं है। देन टेरिटरी, टेरिटरी में भी एक क्लॉज है कि वो टेरिटरी आपकी खुद की होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी और देश का, किसी और कंट्री का, किसी और राजा का कोई रूल नहीं होना चाहिए। देन सरकार, गवर्नमेंट, आपकी खुद की सरकार होनी बहुत जरूरी है। मतलब आपके देश का कानून, आपके देश के लोग उसके ऊपर रूल करने होने चाहिए। एंड सॉवरेनिटी, मतलब आपके देश का राजा सिर्फ आपका होना चाहिए और वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं होना चाहिए। अगर आपके देश का कानून, आपके देश की लॉज किसी से भी इंस्पायर्ड है, अफेक्टेड है, इंटरफेयर्ड है, अथॉरिटी में, तो आपके देश को हम स्टेट या नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके ऊपर कानून किसी और का है। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में लोग तो बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड है उस टाइम पर हम इंडिया को स्टेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इंडिया वॉज रूल्ड ओवर बाय द क्वीन। क्वीन के अंडर हमारा देश चलाया जा रहा था। वी वर फॉलोइंग द लॉज ऑफ इंग्लैंड और द लॉज ऑफ द क्वीन, द चार्टर्स।
But after 15th August 1947, we can call India a state because we had our own people, own territory, own government and sovereignty. Then liberty. Liberty is a concept which has taken from the term liber. It means freedom or being. एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए जाए, हम कंप्लीटली फ्री हैं, हमारी जो मर्जी आए हम वो कर सकते हैं, और उसे हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर पूरी तरह कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका सोसाइटी पे वो नेगेटिव होगा। जब हर कोई अपने मन की करने लगता है तो सोशल केओस खड़ा हो जाता है, इंसर्जेंसीज आने लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड द एंटायर लॉ एंड ऑर्डर गेट्स अफेक्टेड। वहीं ऑन द अदर हैंड we have the positive concept which we says that there should be some limited constraints, justifiable constraints, मतलब जिन्हें आप justified कर सको कि हमें कुछ तो फ्रीडम मिल गई और कुछ हमारे पे ऐसे constraints लगाएं कि हम तब तक उस फ्रीडम को फॉलो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसे बिल्कुल साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे किसी एक्शन की वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है तो वो पॉजिटिव लिबर्टी है। मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सरकार ने दी है तब तक जब तक मैं किसी को गाली देकर नहीं आ रही हूँ, तब तक जब तक मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, तब तक जब तक मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे किसी एक्शन की वजह से, मेरे शब्दों की वजह से समाज के किसी, चाहे एक इंसान या किसी एक धर्म जाति को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो लिबर्टी पॉजिटिव नहीं। जस्टिस इज गिविंग ईच और हर हिज ड्यू, मतलब जितना आपको मिलना चाहिए उतना सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ अ वेलफेयर स्टेट और इगैलिटेरियन स्टेट, which means that there is a balance between the social, economical and political aspects. समाज की तरक्की हो रही है, politically भी हम correct हैं, and economically the government is able to provide the resources as per the aspirations of the society. Justice के दो concept हैं बेटा, एक है on the basis of merit और एक है on the basis of equal opportunities. Merit की जब हम बात करते हैं, it means on the basis of your value, on the basis of where you stand in the society. Equal opportunities की बात करते हैं कि आपको एक ऐसा environment दिया गया है by the government where you can excel yourself, develop yourself without any discrimination. Notion of merit का सबसे common example आप ले सकते हैं UPSC or any other public examination where you get government opportunities, government jobs, where you get a chance to prove yourself without any discrimination at all. Equal opportunities का मतलब ये है कि ऐसे सिद्धांतों पे काम करना, ऐसे सोसाइटी में ऐसे काम करना कि आप अपने आप को पूर्णतः डेवलप कर सको और आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन ना हो रहा हो on the basis of the discrimination, belongingness to any caste or sect. With this, we finish this chapter for today. I hope you have understood the concept of politics, political theory and political science, including some principles which we talked about like liberty, equality, social justice. If in case you have any queries, you can text me or leave a message on the NIOS portal and we will try to solve your queries as soon as possible. I hope students you have enjoyed the session today. In the next topic, we will talk about the fundamental rights. So I request you that when you join me for the next session, please read chapter number 2 so that when I explain them here, you have an idea of what we are talking about. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much.